नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों हम 8th लेसन पढ़ रहे थे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो कल बच्चों हमने कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था और केंद्रक के बारे में पढ़ा था, जीन्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ये भी सरंध्र होता है। इसकी जो दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक की, ये भी सरंध्र होती है, जिसके कारण कोशिका से केंद्रक के अंदर जो है पदार्थों का आवागमन जो है वो आसानी से होता है और केंद्रक से पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में आसानी से आ जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि केंद्रक के अंदर जो है सघन संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके साथ साथ धागेनुमा संरचनाओं का एक जाल पाया जाता है, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन के धारक होते हैं और जीन सी जो होते हैं ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। और ये जीन्स, ये गुणसूत्र हमको कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, तो चलते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का यदि हम अध्ययन करें बच्चों, तो ऐसी कोशिकाएं जैसे फॉर एग्जाम्पल जीवाणु है, नीले हरे शैवाल है, कुछ जो हमारे एककोषीय जीव जो होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर कोशिकाएं जो पाई जाती है उनके अंदर केंद्रक जो होता है सुसंगठित नहीं होता। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि केंद्रक सुसंगठित कैसे होगा? तो केंद्रक सुसंगठित होने से हमारा मतलब ये है बच्चों कि केंद्रक के चारों ओर, कल हमने पढ़ा था केंद्रक के चारों ओर जो है झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है जो सरंध्र होती है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, इसके अंदर केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब बिना झिल्ली युक्त होते हैं। केंद्रक सुसंगठित नहीं होता, बिना झिल्ली का होता है। प्लस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी केंद्रक के अंदर जैसे क्रोमोसोम्स है या फिर न्यूक्लियोलस है, जो भी पाया जाता है वो सभी जो होते हैं वो बिना झिल्ली के होते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो साइज में छोटी भी होती है। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, तो मैम नीले हरे शैवाल और जीवाणु जो होते हैं इसके अंदर अगर कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, इनके अंदर केंद्रक जो होता है सुसंगठित नहीं होता है या केंद्रक पदार्थ जो होते हैं वो बिना केंद्रक झिल्ली के होते हैं, तो फिर इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? ये श्वसन किस प्रकार से करते हैं? तो यदि हम देखें तो इसके अंदर जो है इनकी जो कोशिका की जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं, कोशिका की झिल्ली, कोशिका की झिल्ली के चारों ओर जो है वो फिंगर लाइक जो होते हैं वो मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ये मीजोसोम्स जो होते हैं इनकी सहायता से ये रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि इन मीजोसोम्स की सहायता से ये श्वसन करने में जो है इनको मदद रहती है, या श्वसन की प्रक्रिया ये उससे संपन्न करते हैं मीजोसोम्स की सहायता से। अब चलते हैं बच्चों यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की यदि हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है, कोशिकाएं जो होती है, इनके अंदर सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, बकायदा दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो होते हैं वो कोशिकांग जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं? वो सब झिल्ली युक्त होते हैं। इसके साथ साथ इनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सभी कोशिकांग जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है ना, राइबोसोम्स है, अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये सभी जो कोशिकांग होते हैं ये भी झिल्ली युक्त होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये पाए ही नहीं जाते, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सभी कोशिकांग जो होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं, केंद्रक सुसंगठित पाया जाता है, केंद्रक भी झिल्ली युक्त होता है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थ भी झिल्ली युक्त होते हैं। समझ में आया? और सभी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है इनके अंदर ये डेवलप्ड होती है, इनके अंदर उत्तक, अंग, तंत्र सभी प्रकार के जो है वो सिस्टम पाए जाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो बहुकोशीय जीवों में पाई जाती है, हम में भी पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, सभी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक जो होता है वो सुसंगठित होता है, डेवलप्ड होता है, उसके चारों तरफ जो है वो झिल्ली युक्त होता है वो, और सभी कोशिकांग भी जो होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है ना, और इनके अंदर सभी उत्तक, अंग, तंत्र सभी प्रकार की जो है वो व्यवस्थाएं होती है ना, सभी प्रकार के सिस्टम इनके अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर श्वसन भी जो है वो लंग्स की सहायता से होता है।
जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने क्या देखा था कि वहां पर केंद्रक जो है वो बिना झिल्ली का होता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बिना झिल्ली के होते हैं और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि ये नहीं पाए जाते, है ना, और बिना झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा था जीवाणु और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं, हम भी यूकैरियोट्स में आते हैं। समझ में आया? तो प्रश्न आता है बेटा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए और उदाहरण भी दीजिए। तो अब हम दे सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे। आज हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, तो अब चलते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए, ये हमारी पादप कोशिका है, ये हमारी जंतु कोशिका है। सबसे पहले पादप कोशिका का यदि हम अध्ययन करें तो देखिए आप, ये दोहरी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है पादप कोशिका के चारों ओर। ये जो दोहरी झिल्ली है, इसके अंदर जो बाहर वाली झिल्ली है, इसको बाहर वाली जो झिल्ली दिखाई दे रही है इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और अंदर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, देखिए कोशिका के अंदर जो लेयर है जो इसको आकार प्रदान कर रही है, ये क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। तो इसका मतलब कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है ये वसा और लिपिड की बनी होती है। समझ में आया? आया समझ में? अब देखिए इधर जंतु कोशिका का चित्र देखिए। जंतु कोशिका की यदि हम बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक इकाई झिल्ली आपको दिखाई दे रही है। देखो सिंगल लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका को आकार प्रदान करती है। जबकि पादप कोशिका के अंदर ये कोशिका भित्ति जो होती है ये तो सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका को, और कोशिका झिल्ली जो होती है इसके अंदर पाई जाती है ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। समझ में आया? तो जंतु कोशिका के अंदर पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आया समझ में एक अंतर? दूसरा अंतर, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है वो वसा और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, अब चलो आगे। कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका झिल्ली जो होती है ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। जबकि यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कि कोशिका को आकार प्रदान करती है। समझ में आया? अब चलते आगे, अंदर की ओर बढ़े तो हम देखें कि यहाँ पर जो है कुछ पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, देखो यहाँ पर रिक्तिका जो है बहुत ही बड़ी साइज में है और रिक्तिका ने क्या किया है? केंद्रक को साइड में धकेल दिया है। देख रहे हो आप? तो पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो साइड में पाया जाता है। देखिए ये पादप कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक जो है वो साइड में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर देखिए ये केंद्रक जो है वो मध्य में पाया जाता है। दिख रहा है आपको? अब चलते आगे। अब तीसरा अंतर यदि हम देखें तो जो पादप कोशिका होती है इसके अंदर रिक्तिका देखो कितनी बड़ी है, साइज के अंदर है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते, रिक्तिकाओं के द्वारा ही उत्सर्जन होता है, तो इसीलिए इसके अंदर रिक्तिकाओं का साइज बड़ा होता है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं जो होती है बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण उत्सर्जन होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो है रिक्तिकाएं साइज में छोटी होती है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। यदि हम बात करें पादप कोशिका की तो पादप कोशिका के अंदर हमको जो है देखो यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर हमको जो है हरे रंग के प्लास्टिड दिखाई देते हैं। ये जो प्लास्टिड होते हैं इसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसी को हम हरित लवक कहते हैं। जबकि देखो यहाँ पर जंतु कोशिका के अंदर किसी प्रकार के कोई प्लास्टिड नहीं है क्या? आपको दिख रहा है? नहीं है ना? तो ये प्लास्टिड क्या करते हैं? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि ये प्लास्टिड, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल क्या करता है मैम? तो ये जो प्लास्टिड होते हैं ये क्या करते हैं कि पहली बात तो पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा किसके कारण होता है? इसी प्लास्टिड के कारण होता है, इसी क्लोरोफिल के कारण होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। दूसरी बात ये क्या करते हैं कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
जबकि मनुष्यों को अपना भोजन स्वयं बनाने की आवश्यकता नहीं होती, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए इनके अंदर जो है वो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब चलते आगे। देखिए जंतु कोशिका जो होते हैं इसके अंदर सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं है, है ना। और जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने बहुत से अंतर देखे। देखिए और सिमिलरिटीज क्या है, यदि इनमें समानता देखें तो दोनों के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। देखो कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, दोनों में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये इनकी क्या हो गई? समानता हो गई, है ना। दोनों में ही केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोनों के ही केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। तो हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर समानताएं भी बता सकते हैं और अंतर भी हम बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रश्न आता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिकाओं में अंतर बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए, या जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या समानताएं बताइए, है ना। तो इस प्रकार से हम चित्र बना करके और इनके अंतर को दर्शा सकते हैं और इनकी समानताओं को भी बता सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। आज हमारा लेसन बेटा यही खत्म होगा, और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा।